हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 में पृष्ठीय रसायन वाला अध्याय जो चल रहा है, इसमें अपन कुलाइडी विलयनों के गुणधर्मों का अध्ययन कर रहे हैं। तो कुलाइडी विलयनों के जो गुणधर्म हमारे चल रहे थे, बहुत सारे गुणों को पढ़ चुके हैं, कुछ अन्य गुण बाकी हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक आता है कुलाइडी विलयनों के वैद्युत गुणधर्म। कुलाइडी विलयनों के वैद्युत गुणधर्म। देखिए बेटा, जितने भी कुलाइडी विलयन होते हैं, सभी कुलाइडी विलयनों में कुलाइडी कणों पर आवेश पाया जाता है। कुलाइडी विलयनों में कुलाइडी कणों पर आवेश पाया जाता है, और ये आवेश जो होता है हमेशा समान प्रकार का आवेश होता है। जैसे कोई एक कुलाइडी विलयन है, उस कुलाइडी विलयन में जितने भी कण होंगे, या तो सभी कणों के ऊपर प्लस चार्ज होगा, या तो सभी कणों के ऊपर प्लस चार्ज होगा, या फिर बेटा सभी कणों के ऊपर माइनस चार्ज होगा। सभी कण समान रूप से आवेशित कण होते हैं, या तो सभी कण पे प्लस चार्ज या फिर सभी कणों पे माइनस चार्ज। अगर कुलाइडी कण में प्लस चार्ज है तो माध्यम में उतनी ही मात्रा में ऋणावेश होगा, और अगर कुलाइडी विलयन में कुलाइडी कणों के ऊपर माइनस चार्ज है तो माध्यम में उतनी ही मात्रा में धनावेश पाया जाएगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि विलयन हमेशा उदासीन प्रकृति का होता है। विलयन हमेशा ही उदासीन प्रकृति का होता है। विलयन पर कभी कोई चार्ज नहीं होता, विलयन पर आवेश नहीं है। यदि कण पर कण धनावेशित है, अगर कुलाइडी कण धनावेशित, तो माध्यम में ऋणावेश, वो भी समान मात्रा में। और अगर कुलाइडी कण आपका ऋणावेशित है, तो जितना ऋणावेश कुलाइडी कणों पर होगा, माध्यम में उतनी ही मात्रा में धनावेश आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो विलयन बनता है, विलयन जो होगा वो सदैव उदासीन होगा। विलयन के ऊपर कभी कोई चार्ज मौजूद नहीं रहता। तो कण पर प्लस चार्ज है तो माध्यम में माइनस है, और कण पर माइनस चार्ज है तो माध्यम में प्लस चार्ज, और विलयन की प्रकृति होती है उदासीन। अब बेटा प्रश्न उठता है कि आवेश आता कैसे, इस आवेश का लाभ क्या होता है। अगर हम आवेश के लाभ की बात करें तो कुलाइडी कणों के ऊपर जब समान प्रकार का आवेश होगा, जब सभी कुलाइडी कणों के ऊपर समान प्रकार का आवेश होगा, तो ऐसी अवस्था में आपके जो कण होंगे एक दूसरे से प्रतिकर्षित रहेंगे, और जब कण एक दूसरे से प्रतिकर्षित रहेंगे अर्थात एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, तो कुलाइडी अवस्था जो है वो स्थायी बनी रहती है। तो कुलाइडी अवस्था के स्थायित्व के लिए आवेश का एक महत्वपूर्ण योगदान है। समान आवेश कणों को जुड़ने से रोक देता है, और जब कण जुड़ते नहीं है तो कुलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण नहीं होता। तो कुलाइडी कणों के लिए आवेश का होना विलयन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है, एक बात। अब दूसरी बात आती है, कुलाइडी कणों पर आवेश का कारण क्या है। तो हम इसको देखें। आवेश का कारण, तो पहला कारण तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों का घर्षण। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण और परिक्षेपण माध्यम के कण, इनके कणों में घर्षण बल लगता है, और ये जो घर्षण बल होता है, ये घर्षण बल जो है आवेश को उत्पन्न करने में सहायक है। कुलाइडी कण और माध्यम के कण, कुलाइडी कण मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था के कण और माध्यम के कण, इन कणों के मध्य में होता है घर्षण,
और ये घर्षण आवेश उत्पन्न करने का कार्य करता है। फिर दूसरी बात, पृष्ठीय अणुओं के संगुणन से, पृष्ठीय अणु मतलब जैसे आपका साबुन है, डिटर्जेंट है, तो साबुन या डिटर्जेंट जो है जब इनका संगुणन होता है, जब इनसे मिसेल का निर्माण होता है, तो मिसेल निर्माण के द्वारा कण की सतह के ऊपर अपने आप ही आवेश आ जाता है। मैंने आपको साबुन द्वारा सफाई की क्रिया बताई थी। तो जैसे ये आपका चिकनाई की बूंद है, अब चिकनाई की बूंद के ऊपर जब साबुन लगता है तो साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग तो चला जाता है चिकनाई के अंदर, और उसका जो ऋणावेशित भाग होता है वो आ जाता है बूंद की सतह पर। अब आप देख लीजिए, कोलाइडी कण जो है, उस कोलाइडी कण की सतह के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। जब चिकनाई पर हम साबुन का प्रयोग करते हैं तो चिकनाई पर साबुन का प्रयोग करने से चिकनाई की बूंद के ऊपर स्वतः ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तीसरा तरीका होता है कोलाइडी कणों के द्वारा आयनों के अधिशोषण से। जब आपके कोलाइडी कण आयनों का अधिशोषण करते हैं तो आयनों के अधिशोषण से जो है आवेश उत्पन्न हो पाता है। तो इस तरह से बेटा आवेश को कई प्रकार से आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसे एक तरीका अपन ने पढ़ा परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इनके कणों के मध्य में घर्षण बल पाया जाता है, तो ये घर्षण बल आवेश उत्पन्न करने में सहायक है। फिर पृष्ठीय अणुओं के संगुणन में मैंने आपको साबुन वाला एग्जाम्पल दिया है। साबुन के उदाहरण में चिकनाई की बूंद पर जब साबुन के अणु व्यवस्थित होते हैं, अधिशोषित होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन भाग तो चिकनाई की बूंद के अंदर जाएगा और जो ऋणावेशित भाग होता है वो बूंद की सतह पर इकट्ठा होता है। तो इसके कारण से बूंद के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तीसरा तरीका कोलाइडी कणों के द्वारा माध्यम से या विद्युत अपघट्य के आयनों का अधिशोषण कराने पर, जैसे आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है और फेरिक हाइड्रोक्साइड के विलयन में अगर फेरिक क्लोराइड को मिलाया जाए, फेरिक हाइड्रोक्साइड के विलयन में अगर फेरिक क्लोराइड को मिलाया जाए तो इसमें फेरिक आयनों का अधिशोषण कर लिया जाता है। फेरिक आयनों का अधिशोषण कर लिया जाता है। तो बेटा फेरिक आयनों का अधिशोषण अगर हो जाएगा कणों के ऊपर तो सभी कणों के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। जब कोलाइडी कणों के ऊपर फेरिक आयनों का अधिशोषण होगा तो सभी कणों के ऊपर क्या आएगा? धनावेश। और जितनी मात्रा में कणों पर धनावेश आता उतनी मात्रा में माध्यम में ऋणावेश रहता। माध्यम में उतनी ही मात्रा में ऋणावेश की मौजूदगी रहती है। तो कोलाइडी कणों के द्वारा जब विद्युत अपघट्य के आयनों का अधिशोषण किया जाता है तो आयनों के अधिशोषण के द्वारा भी आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात आती है आवेश का उत्पन्न होना। यह कोलाइडी विलयन के बनाने के तरीके पर भी निर्भर करता है। आवेश उत्पन्न होने में कोलाइडी विलयन को आप किस प्रकार बना रहे हो, कोलाइडी विलयन को किस प्रकार से आप बना रहे हो, यह भी कोलाइडी विलयन के आवेश के निर्धारण में सहायक होता है। तो अब देखिए, जैसे हम एक उदाहरण लें, आपका सिल्वर नाइट्रेट हो गया और पोटेशियम आयोडाइड।
इन दोनों को हमने समान मात्रा में मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को समान मात्रा में मिलाया गया, तो आपको मिलता है सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप और साथ में मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट। AgI किस रूप में मिलेगा? अवक्षेप के रूप में। कब मिलेगा? जब इन दोनों को तुल्य मात्राओं में, समान मात्राओं में, जैसे इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल, इसका आधा मोल है, इसका भी आधा मोल, अगर तुल्य मात्राओं में मिला रहे हैं तो आपको मिलेगा अवक्षेप। लेकिन कंडीशन, पहली कंडीशन, यदि पोटेशियम आयोडाइड का आधिक्य हो, बेटा पोटेशियम आयोडाइड आधिक्य होने का मतलब क्या है? पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा तो रहेगी ज्यादा और सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा रहेगी कम, तो अवक्षेप तो बना। अवक्षेप तो जो है मिलाने पर वही AgI का अवक्षेप बनेगा। लेकिन अगर पोटेशियम आयोडाइड हमने ज्यादा मात्रा में लिया है तो पोटेशियम आयोडाइड की कुछ ना कुछ मात्रा बची रह जाएगी, तो वो जो बची हुई मात्रा है, वो बची हुई मात्रा आपके अवक्षेप के संपर्क में आती है। अब अवक्षेप के जो कण होंगे, अवक्षेप के कणों के लिए उभयनिष्ठ आयन कौन हुआ? अधिशोषण जो होता है हमेशा उभयनिष्ठ आयनों का होता है। अगर उभयनिष्ठ आयन उपलब्ध है तो अधिशोषण उभयनिष्ठ आयन का ही होगा। तो यहां आप देख रहे हैं उभयनिष्ठ आयन के रूप में कौन है? आयोडाइड आयन। तो AgI के जो कण होंगे उन कणों के द्वारा आयोडाइड आयनों को अधिशोषित कर लिया जाएगा और आयोडाइड आयन के अधिशोषित होने पर सभी कणों के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और माइनस चार्ज के आने के कारण से ये प्रतिकर्षित होते हैं और टूट करके कुलाइडी कणों में चेंज हो जाते हैं। यहां तो था अवक्षेप, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड का जब अधिशोषण होता है तो पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडाइड आयन का अधिशोषण करेंगे। अब पोटेशियम आयोडाइड का ही अधिशोषण क्यों कर रहे हैं भाई? उसका कारण यह है, हम कंडीशन मान के चल रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड ज्यादा और सिल्वर नाइट्रेट कम। तो सिल्वर नाइट्रेट कम होने का मतलब यह अभिक्रिया के दौरान समाप्त हो जाएगा, सीमांत अभिकारक। जो कम होता है वो क्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है, यानी सीमांत अभिकारक हुआ। तो बचा कौन? अतिरिक्त बचा पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ कॉमन कौन बैठ रहा है? आयोडाइड। तो आयोडाइड आयन का अधिशोषण किया जाएगा और आयोडाइड आयन के अधिशोषण के कारण से बनने वाले कुलाइडी कणों के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा। अब दूसरी स्थिति हम देख सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? यदि सिल्वर नाइट्रेट का आधिक्य हो, क्या हो? सिल्वर नाइट्रेट का आधिक्य। अगर बेटा सिल्वर नाइट्रेट आधिक्य में लिया जाए तो परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि पोटेशियम आयोडाइड तो क्रिया में समाप्त हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड तो क्रिया में समाप्त हो जाएगा, बचेगा कौन अतिरिक्त? सिल्वर नाइट्रेट। अब जो आपको AgI के कण मिलेंगे वो AgI के कण संपर्क में रहेंगे सिल्वर नाइट्रेट के भाई, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट अधिक मात्रा में है तो जो अवक्षेप बनेगा उस अवक्षेप का संपर्क किससे रहेगा? सिल्वर नाइट्रेट से। अब इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है? यहां भी सिल्वर है, यहां भी सिल्वर है, सिल्वर दोनों में कॉमन है। तो इस अवस्था में सिल्वर आयनों का अधिशोषण होगा और सिल्वर आयनों के अधिशोषण से सभी कुलाइडी कणों के ऊपर समान रूप से धनावेश उत्पन्न होगा। अब आपके सामने उदाहरण स्पष्ट है कि कुलाइडी कण के ऊपर उत्पन्न होने वाला आवेश कुलाइडी विलयन को बनाने के तरीके पर भी निर्भर करता है। कैसे? आप देख रहे हैं भाई, AgNO3 और पोटेशियम आयोडाइड क्रिया करते हैं, सिल्वर आयोडाइड अवक्षेप के रूप में बना, और जब यह अवक्षेप किसी आयन का अधिशोषण करता है तो आयन के अधिशोषण से समान प्रकार का आवेश आएगा।
और समान प्रकार के आवेश के कारण से कणों में प्रतिकर्षण होता है, और यह प्रतिकर्षण कणों को छोटे कुलाइडी कणों में तोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरह से कुलाइडी कणों का निर्माण होता है। लेकिन जो कुलाइडी कण बन रहे हैं सिल्वर आयोडाइड के कणों पर ऋणावेश भी संभव है और सिल्वर आयोडाइड के कणों पर धनावेश भी संभव है। ये संभव कैसे है और क्यों है? अगर हम मान के चलें कि हमने पोटेशियम आयोडाइड ज्यादा मात्रा में लिया है, यदि हम ये माने कि हमने पोटेशियम आयोडाइड को अधिक मात्रा में लिया है, तो उस अवस्था में आपके कुलाइडी कणों का संपर्क पोटेशियम आयोडाइड से बना रहेगा और दोनों में कॉमन आयन हो गया आपका आयोडाइड आयन। तो अवक्षेप के द्वारा आयोडाइड आयनों का अधिशोषण होगा और आयोडाइड आयनों के अधिशोषण के कारण से अवक्षेप के कणों पर ऋणावेश आ जाएगा और अवक्षेप आपका जो है समान आवेश के कारण से प्रतिकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण से टूटता है, टूटने पर कुलाइडी कणों में चेंज होता है। ये अवक्षेप के कणों का टूटकर कुलाइडी कणों में चेंज होना, इस घटना को एक नाम दिया जाता है पेप्टीकरण। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, अपने राजस्थान बोर्ड में पेप्टीकरण के बारे में नहीं दिया। तो जब भी अवक्षेप के कण टूटकर कुलाइडी कणों में चेंज होते हैं तो इस घटना को हम नाम देते हैं पेप्टीकरण की घटना। तो यहाँ KI की अधिकता के कारण से ऋणावेश आए, और अगर हम जो है सिल्वर नाइट्रेट की अधिकता लें तो सिल्वर नाइट्रेट की अधिकता में आपके सिल्वर आयन संपर्क में रहेंगे, और जब सिल्वर आयन संपर्क में रहेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? कुलाइडी कणों की सतह पर धनावेश। तो इस तरह से कुलाइडी कणों पर उत्पन्न होने वाला आवेश कुलाइडी कणों के बनाने के तरीके पर भी निर्भर करता है। अब बेटा ये जो कुलाइडी कण जो बनते हैं इन पर आवेश है, ये बात तो स्पष्ट है। अब आवेश की दो परतें बनती है बेटा, जैसे आपका सिल्वर आयोडाइड है। अब सिल्वर आयोडाइड हम ये मान के चले कि सिल्वर आयोडाइड जो है आयोडाइड आयनों को अधिशोषित कर रहा है। हमने मान लिया सिल्वर आयोडाइड के द्वारा आयोडाइड आयनों का अधिशोषण हुआ। तो इस स्थिति में ये जो परत बनेगी आयनों की, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक परत या स्थिर वैद्युत परत। अब बेटा क्योंकि कुलाइडी कण के ऊपर ऋणावेश आ गया, तो ऋणावेश का मतलब वो क्या करेगा? माध्यम से धनायनों को भी तो अपनी ओर खींचेगा। कण के ऊपर ऋणावेश है तो ऋणावेश का आकर्षण किसके साथ होगा? धनावेश के साथ उसका आकर्षण होगा। तो अगर कुलाइडी कण पर ऋणावेश आता है तो माध्यम में धनायन रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में पोटेशियम आयनों को भी आकर्षित किया जाएगा। इसके चारों तरफ पोटेशियम आयन जो होंगे वो एकत्र होंगे और पोटेशियम आयनों के द्वारा आवेश की एक अन्य परत का निर्माण होता है। आवेश की अन्य परत का निर्माण होता है। अब इस परत को हम क्या नाम देते हैं? द्वितीयक वैद्युत स्तर या गतिशील वैद्युत स्तर। तो इस तरह से कुलाइडी कण के चारों तरफ आवेश की दो परतें बनती हैं। पहली परत को हमने नाम दिया है प्राथमिक या स्थिर वैद्युत परत, और दूसरी परत होती है द्वितीयक वैद्युत स्तर या गतिशील वैद्युत स्तर। पहली परत को हमने स्थिर वैद्युत स्तर क्यों कहा? क्योंकि इस परत के आयन कण की सतह पर अधिशोषित हो चुके हैं, और जब आयन कण की सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे, जब आयन कण की सतह के ऊपर अधिशोषित हो जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो है
आपके आयन गति नहीं कर सकते, और जब आयन गति नहीं कर सकते हैं तो इस अपरत को हम नाम देंगे स्थिर वैद्युत स्तर या स्थिर वैद्युत परत। जबकि दूसरी परत जो है, इस दूसरी परत के आयन आपके माध्यम से संबंधित हैं, और माध्यम के अंदर जो आयन मौजूद होता है वो सरलता पूर्वक गति कर सकता है। माध्यम के अंदर जो आयन होता है वो आयन क्या कर सकता है, गति कर सकता है, और गति कर सकने के कारण से इसकी परत को नाम दिया जाता है गतिशील वैद्युत स्तर। तो इस तरह से आपके आवेश की दो परतें बनती हैं, और इन परतों को एक को प्राथमिक स्तर, एक को द्वितीयक वैद्युत स्तर या गतिशील वैद्युत स्तर कहा जाता है। अब एक परत पर ऋणावेश और एक परत पर धनावेश है। अगर कुलाइडी कण पर ऋणावेश होगा तो दूसरी परत पर धनावेश होगा, कुलाइडी कण पर धनावेश होगा तो दूसरी परत पर क्या होगा, ऋणावेश हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के दोनों परतों के आवेश परस्पर एक दूसरे से विपरीत होते हैं, और एक दूसरे से विपरीत आवेश के कारण से विभवांतर उत्पन्न होता है, और इस उत्पन्न विभवांतर को नाम दिया जाता है जीटा विभव। इन दोनों आवेशित परतों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, इस उत्पन्न विभवांतर को कहा जाता है जीटा विभव। तो इस तरह से हम कुलाइडी कणों के आवेश की उत्पत्ति को समझा सकते हैं। कुलाइडी कणों की आवेश की परतों के बारे में हम आपको बता सकते हैं। आवेश का कारण, तीन कारण: परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य में घर्षण का होना, फिर पृष्ठीय अणुओं का संगुणित होना, फिर कुलाइडी कणों के द्वारा आयनों का अधिशोषित होना। इस तरह से तो आवेश उत्पन्न होता है। फिर जीटा विभव क्या होता है, कुलाइडी कणों के ऊपर आवेश की दो परतें हैं। पहली परत स्थिर वैद्युत स्तर, दूसरी परत गतिशील वैद्युत स्तर, और दोनों पर विपरीत आवेश यानी विपरीत विभव है, और इन दोनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, इस विभवांतर को नाम दिया जाता है जीटा विभव।